देखिए, सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आतंकी साजिश से इनकार कर रही हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये बोट किसकी है और कहां से आई। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। साल पहले इसी समंदर के रास्ते आया था कसा। दो 2008 में इसी समंदर से आया था 166 बेगुनाहों की मौत का सामान। उन्नीस में जिन धमाकों से दहली थी मुंबई, इसी समंदर के रास्ते आया था वो बारूद। रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच की समुद्री लहरों पर तैरती इस बोट के बारे में किसी को पता नहीं चलता अगर स्थानीय लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। जब लोगों की नजर इस नाव पर पड़ी तो उसमें कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। ऐसी संदिग्ध नाव को देखकर हर कोई हैरान था। पुलिस को खबर की गई और इस बीच रस्सियों की मदद से कुछ लोग लाइफ जैकेट पहनकर नाव तक पहुंचे। और उसके बाद इस नाव में जो मिला वो देखकर यहां हड़कंप मच गया। ये वो बॉक्स है जो समुद्र में लावारिस तैर रही बोट में मिला। जब इसे खोला गया तो इसके अंदर 3 AK-47 राइफल और उसके कारतूसों से भरे 10 बॉक्स मौजूद थे। इन डिब्बों में करीब 250 जिंदा कारतूस थे। वर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। हथियारों से भरी इस बोट की पूरी कहानी बताएं, उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये रायगढ़ के जिस हरिहरेश्वर बीच पर मिली, वहां से मुंबई की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र के रास्ते हथियारों की ये खेप मुंबई के 200 किलोमीटर नजदीक तक पहुंच चुकी थी। सुरक्षा के लिहाज से ये बात इसलिए काफी अहम है क्योंकि सोचिए, जिस तरह समुद्र के रास्ते हथियारों से भरी बोट मुंबई के इतने करीब पहुंच गई, अगर उसी बोट पर आतंकी होते तो क्या वो भी ऐसे ही यहां तक पहुंच जाते? क्योंकि 2008 में यही हुआ था। 10 आतंकियों से भरी नाव इसी तरह समुद्र के रास्ते मुंबई के किनारे पहुंची थी। हथियारों से लैस वो आतंकी वहां से अलग अलग टोलियों में बंटकर मुंबई के उन ठिकानों पर पहुंचे जहां आतंक का खूनी खेल खेला जाने वाला था। उसके बाद जो हुआ उसमें 166 बेगुनाहों की जान चली गई। मुंबई को दहलाने वाले उस आतंकी हमले के बाद पहली बार फिर से वही समुद्र, वैसी ही नाव और हथियारों की खेप देखकर हर तरफ हड़कंप। हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत बड़े स्तर पर इसकी जांच शुरू करवा दी। ATS प्रमुख तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। उससे पहले पुलिस की जांच में कुछ अहम जानकारियां सामने आईं। पुलिस के मुताबिक बोट से मिले हथियारों के बॉक्स पर स्टिकर लगे थे। इन स्टिकर्स पर लिखा था नेपट्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी।
एबीपी न्यूज ने कंपनी के लंदन ऑफिस में फोन कर हथियारों के बारे में सवाल किया। कुछ समय बाद कंपनी ने बयान जारी कर ये कहा, ये बोट उनकी ही थी। अब सवाल है कि ये बोट रायगढ़ के इस बीच तक कैसे पहुंची। इस बारे में पूरी जानकारी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में दी। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। यानी लंदन में रजिस्टर ये बोट ओमान से समुद्री रास्ते होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच गई। ये सिर्फ समुद्र में बहते हुए यहाँ तक आई या फिर इसके पीछे किसी तरह की साजिश थी, इसे लेकर पूरी छानबीन अभी जारी है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये बात भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि ओमान से मुंबई की समुद्री दूरी करीब 1560 किलोमीटर है। इस बीच में पाकिस्तान की समुद्री सीमा भी आती है। ये नाव इस सीमा को पार करके भारत की समुद्री सीमा और फिर रायगढ़ के तट तक पहुंच जाती है। सवाल उठता है कि 1000 नॉटिकल माइल से दूरी की अधिक दूरी तय करते हुए नाव आखिरकार समुद्र के किनारे तक कैसे पहुंच गई, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी 3 लेयर की है। यानी कि पहला लेयर आता है स्टेट मरीन पुलिस का। राज्य की जो मरीन पुलिस होती है उसकी जिम्मेदारी होती है वो 12 नॉटिकल माइल यानी करीब 22 किलोमीटर तक की दूरी तक निगरानी रखती है और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट मरीन पुलिस की होती है यानी राज्य पुलिस की होती है। इस 12 नॉटिकल माइल के बाद दायरा आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, भारतीय तटरक्षक दल का, जो कि 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल यानी 22 किलोमीटर से लेकर 370 किलोमीटर तक भारतीय तटरक्षक दल सुरक्षा और निगरानी का काम करते हैं, साथ ही साथ रेस्क्यू का काम करते हैं। और फिर नंबर आता है इंडियन नेवी का यानी भारतीय नौसेना का, जिसका दायरा है 370 किलोमीटर से अधिक यानी 200 नॉटिकल माइल से अधिक की दूरी, बाहर की दूरी पर इंडियन नेवी सर्च और रेस्क्यू का काम करती है, साथ ही साथ अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है। तो सवाल उठता है कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्टेट मरीन पुलिस, इन तीनों से क्या चूक हुई जिसके चलते यह नाव ओमान से मस्कत के समुद्री खाड़ी से बहते हुए रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर तक आ पहुंची। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर हथियारों से भरी नाव इतनी आसानी से महाराष्ट्र की समुद्री सीमा में पहुंच सकती है और पूरे सुरक्षा तंत्र को इसकी हवा भी नहीं लगती, तो क्या ये समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की नाकामी नहीं? देखिए, इस वाकये के बाद आपको ये याद दिलाना भी जरूरी है कि साल 1993 में मौत का सामान समंदर के रास्ते ही अपने देश की सरहद में दाखिल हुआ था। तो क्या इतनी बड़ी आतंकी वारदात के बावजूद हमारे देश का सुरक्षा तंत्र चाक चौबंद नहीं है? आखिर कैसे मुंबई के बेहद करीब तक ऐसी बोट बिना किसी जांच पड़ताल के पहुंच जाती है? महाराष्ट्र में इस वक्त उत्सव का माहौल है। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। जगह जगह दही हांडी के लिए तैयारियां चल रही हैं। रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। कुछ ही दिनों में गणेशोत्सव भी शुरू होने वाला है।
इन त्योहारों के दौरान महाराष्ट्र के समुद्री तट पर लोगों की खासी भीड़ जुटती है। और ऐसे वक्त पर अगर महाराष्ट्र के समुद्री किनारे पर हथियारों से भरी संदिग्ध नाव बरामद हो तो ये पूरे महाराष्ट्र के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या त्योहारों के दौरान जुटने वाली भीड़ को निशाना बनाने की साजिश थी? क्या 1993 की तरह फिर से मुंबई को दहलाने की साजिश थी? क्या 2008 में जैसे आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसे थे, फिर से वैसा ही कोई खतरनाक प्लान बनाया जा रहा है? इन सारे सवालों की वजह है ये बोट। समुद्री सुरक्षा में हुई इस चूक को इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र के समुद्र के रास्ते इस तरह कोई बोट आई हो। सबसे पहले आज से 29 साल पहले मुंबई बम धमाकों के लिए इस्तेमाल RDX भी समुद्री रास्ते से ही मुंबई तक पहुंचाया गया था। और तब और आज की घटना में कॉमन पॉइंट है रायगढ़। 1993 में विस्फोटकों की खेप इसी रायगढ़ में उतारी गई थी, जहां से आज ये नाव मिली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और 1993 सीरियल बम ब्लास्ट के जांच अधिकारी राकेश मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इस किताब में राकेश मारिया ने इन बम धमाकों की साजिश के बारे में बताते हुए ये लिखा। पश्चिमी समुद्र तट पर ISI द्वारा भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार पहुंचाए गए। पहली खेप 9 जनवरी 1993 को रायगढ़ जिले के दिघी गांव में उतारी गई। ये खेप उतारने का जिम्मा मोहम्मद डोसा का था, जिसने अपने सहयोगी मैकेनिक चाचा और उत्तम पोठदार की मदद ली। कोई समस्या न आए इसीलिए मोहम्मद डोसा और मैकेनिक चाचा पनवेल के होटल पर्शियन दरबार में कस्टम अधिकारियों से मिले। इसके बाद विस्फोटकों को उतारने में 23 लोग लगे, जिसमें कुछ देशद्रोही कस्टम अधिकारी और पुलिस वाले भी शामिल थे। 1993 में दाऊद ने पूरी मुंबई को दहलाने का प्लान बनाया था। इसीलिए इतना बारूद काफी नहीं था और इसीलिए विस्फोटकों की एक और खेप उतारी गई। राकेश मारिया की इस किताब में आगे लिखा है, 2 से 8 फरवरी 1993 को रायगढ़ के श्रीवर्धन तालुका के शेखाड़ी तट पर 2 और खेप उतारी गई। इन्हें उतारने की जिम्मेदारी दाऊद और टाइगर मेमन ने अपने कुछ एजेंट्स को दी थी, जिनका नाम था दाऊद टकलिया, दादा भाई पारकर और रहीम लॉन्ड्रीवाला। इन खेप को उतारने के लिए टाइगर 2 फरवरी को अलीबाग के होटल बिग स्प्लैश में कस्टम अधिकारियों से मिला। कुल मिलाकर इस लैंडिंग में 50 लोग शामिल थे। यानी 1993 में विस्फोटकों की दोनों ही खेप इसी रायगढ़ जिले में उतारी गई थीं। और जिस जगह पर तब ये विस्फोटक उतारे गए थे वो आज मिली संदिग्ध नाव की जगह से ज्यादा दूर भी नहीं है। देखिए, आज ये संदिग्ध नाव रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच पर मिली है, जबकि राकेश मारिया की किताब के मुताबिक 1993 में विस्फोटकों की पहली खेप इसी रायगढ़ के दिघी गांव में उतारी गई थी, जहां से हरिहरेश्वर बीच की दूरी सिर्फ 46 किलोमीटर है। इसी तरह 1993 में विस्फोटकों की दूसरी खेप रायगढ़ के शेखाड़ी तट पर उतारी गई थी और वहां से हरिहरेश्वर बीच सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। यानी ये साफ है कि ये पूरा इलाका हथियारों या विस्फोटकों की सप्लाई का एक रूट रहा है। यही वजह है कि हथियारों से भरी इस बोट के ओमान से महाराष्ट्र तक पहुंचने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जब इस बोट की छानबीन चल ही रही थी, तभी रायगढ़ के ही हरणखोल में एक और बोट मिलने की जानकारी मिली। हालांकि इस बोट में कोई हथियार नहीं था, इसमें सिर्फ लाइफ जैकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार अब तक की जांच के आधार पर इस घटना के किसी आतंकी कनेक्शन की संभावना से इनकार कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।